गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विविध परिकल्पनाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आज अंतरतारक धूल परिकल्पना ओटो श्मिड की। देखिए, रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिड ने 1943 में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना ने सौरमंडल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया है। नंबर 1, सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग या एंगुलर मोमेंटम में अंतर, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, सूर्य के करीब भारी पदार्थ वाले ग्रह तथा दूर हल्के पदार्थ वाले। नंबर 3, विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर। नंबर 4, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता। श्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूलिकणों से मानी है। देखिए, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि ओटो श्मिड रशियन विद्वान थे, जिन्होंने 1943 में अपनी अंतरतारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। श्मिड ने अपनी परिकल्पना में कई समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है। सूर्य तथा ग्रहों के बीच की जो वर्तमान दूरी है उसके बारे में हो, या फिर विभिन्न ग्रहों की जो संरचना है उसमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, उन समस्याओं को भी हल करने की चेष्टा उन्होंने की है। ग्रहों की गति में अंतर और सूर्य और ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता, इन सब प्रश्नों को हल करने की चेष्टा वैज्ञानिक ढंग से उनके द्वारा की गई है। अब हम ओटो श्मिड की परिकल्पना के बारे में एक देखते हैं, सामान्य सिनेरियो क्या है इसके बारे में। तो उसके बारे में ओटो श्मिड महोदय ने बताया कि आदिकाल में ब्रह्मांड में गैस और धूलिकणों के बहुत सारे बादल फैले हुए थे। इन गैस और धूलिकणों की उत्पत्ति के विषय में ओटो श्मिड ने बोला है कि ये विभिन्न जो ग्रह, उपग्रह या विभिन्न प्रकार की जो आकाशीय पिंड जो हैं, तारे वगैरह हैं, उनसे जो निःसृत पदार्थ है, निकला हुआ पदार्थ है, उसके समूहन से गैस और धूलिकणों के बादलों की उत्पत्ति हो गई। और इस प्रकार गैस और धूलिकणों के जो बादल थे उनमें से किसी एक बादल को पहले से मौजूद सूर्य ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और यह बादल कालांतर में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कालांतर में आगे चलकर इसी गैस व धूलिकणों के बादल से विभिन्न ग्रहों व उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति की प्रक्रिया के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में हम देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए, जब गैस और धूलिकणों के बादल को सूर्य ने आकर्षित कर लिया तो यह इसमें जो कण जो थे वो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। स्मरणीय है कि प्रारंभिक चरण में धूलिकण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग अलग सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी, जबकि धूलिकण अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणाम स्वरूप धूलिकण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी, तस्तरी या डिस्क में बदल गए। ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर के गुजरा। प्रारंभिक अवस्था में धूलिकण अप्रत्यास्थ या नॉन इलास्टिक रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं। अंततः उनकी गति मंद पड़ गई तथा संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण या एम्ब्रियोज के रूप में बदल गए। जबकि गैस कण प्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण गति मंद न हो पाने से संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाए। आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर एस्टेरॉयड का रूप धारण कर लिया। स्मरणीय है कि एस्टेरॉयड अभी तक तस्तरी के अंदर ही उसी की दिशा में घूम रहे थे। अंत में ये एस्टेरॉयड अपने आसपास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े ग्रहों में बदल गए तथा ग्रहों के निर्माण के बाद भी कुछ पदार्थ बचे रहे जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रह का चक्कर लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ।
तो देखिए इसमें क्या है कि जो गैस और धूलिकण जो थे वो आपस में टकरा रहे थे, जब वो परस्पर इधर उधर घूम रहे थे तो टकरा रहे थे। टकराने के क्रम में इसमें बताया गया है कि गैस और धूलिकणों की जो टकराहट है वो अप्रत्याशित होती है, तो उनकी गति जो है वो कम होती जाती है। फिर अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं तो उनकी गति कम होती जाती है और अंततः उनकी गति मंद पड़ गई तथा संगठित और ग्रहों के भ्रूण एम्ब्रियोज के रूप में बदल गए। यानी उनकी गति कम हुई जैसे ही, तो वे स्थिर हुए और स्थिर होकर के कुछ एक जगह एकत्रित होकर के और एम्ब्रियोज के रूप में बदल गए, यानी प्रारंभिक ग्रहों के भ्रूण बन गए। और कालांतर में ये भ्रूण ही ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के या इन भ्रूणों के चारों ओर अन्य पदार्थ आत्मसात होता जाता है, चिपकते जाते हैं धूल के कण या गैस के कण जो है वो, और आगे चल करके इसका जो है वो ग्रह का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जो गैस के कण हैं उनकी गति प्रत्यास्थ होती है, तो जिसकी वजह से वो मंद नहीं पड़ने पाते, तो आसानी से, इतनी आसानी से वो इस प्रकार से संगठित नहीं होते। तो धूलकण जो है उनका योगदान अधिक होता है ग्रहों के निर्माण में। अब देखिए, चूंकि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर के गैस, मेघ तथा धूलिकण से हुआ है, अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के कोणीय आवेग में भी अंतर पाया जाता है। इसके स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर स्मिथ ने प्रमाणित किया कि जिस ग्रह का ग्रह पथ की अर्धव्यास जितना ही कम होगी उसका कोणीय आवेग उतना ही कम होगा। यानी सूर्य और ग्रहों में जो कोणीय आवेग की जो विसंगति पाई जाती है उसका स्पष्टीकरण इसी परिकल्पना से दिया जा सकता है। दूसरी बात, क्योंकि सूर्य का और ग्रहों का निर्माण भिन्न भिन्न पदार्थों से हुआ है, ग्रह जो है वो गैस और धूलिकणों के बादल से बने हैं, जबकि सूर्य है वो पहले ही मूल रूप से मौजूद था। तो अलग अलग पदार्थों से बने होने के कारण इन दोनों के कोणीय आवेग में अंतर हो सकता है। नंबर 2, सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण तस्वीर के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में विभिन्नता का होना है। तस्वीर के केंद्र के सूर्य के करीब होने से अत्यधिक उष्णता के कारण भारी पदार्थ बने, जबकि किनारे पर कम उष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने। यानी जो भाग सामने था उसमें प्रकाश अधिक पहुंच रहा था, इसलिए वहाँ का जो पदार्थ हैं वो भारी हो गए, या एक प्रकार से उनमें सूर्य के प्रकाश के कारण भारीपन आ गया। और जो दूसरी दिशा में थे उन पदार्थों का जो ग्रह जो दूर थे उन पर सूर्य का प्रकाश का प्रभाव कम पड़ा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा भारी पदार्थ के में परिवर्तित नहीं हुए। नंबर 3 है, चूंकि गैस तथा धूलिकण विभिन्न परिमाण वाले थे, अतः उनका अलग अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना ही स्वाभाविक है। इस तरह विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर के विभिन्न दूरी पर हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि गैस और धूलिकण विभिन्न परिमाण वाले पदार्थ हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो ग्रह हैं वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में समान दूरियाँ ही पाई जाए, तो भिन्न भिन्न दूरियाँ हो सकती है। तो यह तथ्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि यह परिकल्पना सही है। अब इसके मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि स्मिथ की परिकल्पना यद्यपि वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर के चलती है, परंतु उसमें कुछ दोष भी मिलते हैं। गैस, मेघ तथा धूलिकणों की उत्पत्ति तथा उपस्थिति का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। यदि गैस, मेघ तथा धूलिकण बिखरे थे तथा स्थिर थे तो सूर्य उनका अपहरण करने में कैसे सफल हो पाया, इसका संतोषजनक हल स्मिथ नहीं दे पाते। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ऊपर वर्णित कुछ परिकल्पना तथा सिद्धांतों के अलावा अनेक मत तथा सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश मत पुराने मतों के संशोधित रूप मात्र हैं। नवीन परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों में मुख्य हैं फोन वाइसर की परिकल्पना, अल्फ वेन की अंतरतारक मेघ परिकल्पना, रासगन की परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना तथा बैनर्जी की सिफिड परिकल्पना। ये बैनर्जी भारतीय विद्वान थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये भूगोल के प्रोफेसर रहे हैं। तो इन्होंने भी सिफिड परिकल्पना नाम से एक परिकल्पना प्रतिपादित की थी। परंतु जब तक एकाट्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो जाता तब तक लिटिलटन तथा होयल द्वारा संशोधित परिवर्तित जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना ही मान्य रहेगी। परंतु जब तक कोई परफेक्ट थ्योरी जब तक नहीं आ जाती तब तक जेम्स जीन्स की परिकल्पना जो है उसी को हम आधिकारिक परिकल्पना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अब देखिए, एक देखते हैं बिग बैग सिद्धांत। तो बिग बैग या स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के दो विद्वान थे, जॉर्ज लेमेटेयर और एक उनके साथी विद्वान थे। इन्होंने ब्रह्मांड और आकाशगंगा की और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिग बैग का मतलब है बड़ा धमाका सिद्धांत। तो इन्होंने
जो है वो सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए काले पदार्थ का सहारा लिया है। काले पदार्थ का मतलब अदृश्य काले पदार्थ का सहारा लिया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि अदृश्य काले पदार्थ का सृजन तारों के विस्फोट से होता है, और जब तारों का विस्फोट होता है तो अदृश्य काले पदार्थ का सृजन होता है। और फिर इसमें जब आकाश, ये जो तारे हैं उनसे आकाश गंगाएं बनती है, यानी काले पदार्थ से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। आकाश गंगाओं का निर्माण होता है पहले, और आकाश गंगाओं के निर्माण के पश्चात तारे बनते हैं। तो आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, और आकाश गंगाओं की स्थिति के बारे में इन विद्वानों ने बताया है कि जब ये अत्यधिक गर्म रूप में होती है तो इनकी जो है वो आकाश गंगाएं दूर दूर स्थित होती है, और जब ये शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ये सिकुड़ने के कारण से आकाश गंगाएं प्राय पास पास आ जाती है। आगे चल करके आकाश गंगाओं का विस्फोट होता है, और विस्फोट से अदृश्य काले पदार्थ का सृजन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप तारों का निर्माण होता है। फिर कालांतर में तारों का विस्फोट होता है, जिससे ग्रहों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इन विद्वानों ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति है वो किसी विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुई है। उसका विस्फोट हुआ, उसके पश्चात तारों का निर्माण हुआ, तारों के विस्फोट से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सिद्धांत के द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने की चेष्टा की है। तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विविध सिद्धांतों का अध्ययन किया। आगे हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।